नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 24 अगस्त 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहला आर्टिकल डिस्कस करेंगे बिजनेस लाइन का कैनल इरिगेशन से संबंधित। दूसरा आर्टिकल हिंदू का डिस्कस करेंगे 5G की इम्प्लीकेशन से संबंधित। और तीसरा आर्टिकल हिंदुस्तान टाइम्स का डिस्कस करेंगे एक नेशनल रिफ्यूजी लॉ की अब हमें आवश्यकता है हाल ही में हुई कंट्रोवर्सी के बाद में। डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले एक फिनलैंड का मॉडल है एजुकेशन का जिसके बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है। तो एजुकेशन से संबंधित कुछ लिखना हो एथिक्स में या फिर ऐसे में तो आप इस मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हो। फिनलैंड का जो एजुकेशन सिस्टम है वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट है। इसमें देखो 7 साल तक कोई भी जो बच्चा है ना वो स्कूल में नहीं जाता है। हालांकि प्री स्कूल में जा सकता है जो कि सब्सिडाइज्ड है। जैसे हमारे देश में प्री स्कूल्स होते हैं ना जहाँ पे बच्चे जाते हैं, प्राइवेट प्री स्कूल्स, वो सब्सिडाइज्ड है वहाँ पे। तो कोई पेरेंट्स चाहें तो अपने बच्चे को प्री स्कूल में भेज सकते हैं, लेकिन वो फन की सहायता से वहाँ पे सीखते हैं। जैसे कल ही हमने आंगनबाड़ी का आर्टिकल डिस्कस किया था। पेरेंट्स चाहते हैं हमारा छोटा बच्चा भी गिनती वगैरह याद करे, इंग्लिश सीखना स्टार्ट करें। लेकिन एजुकेशन फिनलैंड में टोटली फ्री है, इक्वल एक्सेस है सबको एजुकेशन में। और हाई स्कूल के बाद एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है। अदरवाइज टीचर चाहे तो अपना खुद का ग्रेडिंग सिस्टम जो है उसको फॉलो कर सकता है। इसके बाद में ना बच्चों के पास ऑप्शन है हाई स्कूल के बाद में, यानी 12वीं के बाद में वो स्कूल छोड़ना चाहते हैं या नहीं छोड़ना चाहते। 90% बच्चे कंटिन्यू करते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, यूनिवर्सिटी एजुकेशन टोटली फ्री है। और 10% बच्चे ऑप्ट करते हैं वोकेशनल एजुकेशन को। जल्दी जॉब चाहने वाले जो बच्चे हैं ना वो वोकेशनल एजुकेशन को ऑप्ट करते हैं। टीचर्स की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है फिनलैंड में। वो पर्सन्स जिन्होंने मास्टर डिग्री हासिल की है सिर्फ वही टीचर बनने के लिए एलिजिबल हैं और नहीं। यूएसए और दूसरे देशों के मुकाबले में होमवर्क जो मिलता है बच्चों को काफ़ी मिलता है। एक वीक में एवरेज तौर पर फिनलैंड का जो बच्चा है 2.5 घंटे के आसपास होमवर्क में बिताता है, जबकि यूएसए का बच्चा एवरेज के तौर पर 6.5 घंटे होमवर्क में बिताता है। हमारे देश में भी देखो बच्चे होमवर्क पर बहुत ज़्यादा बिताते हैं। लर्निंग आउटकम वहाँ पे बहुत अच्छी है। इंडिया में तो लर्निंग आउटकम में भी दिखते हैं। तो ये फिनलैंड की कुछ एजुकेशन मॉडल की अच्छी बातें हैं जो आप लिख सकते हो अपने आंसर में। तो अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल कैनल इरिगेशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो ब्रिटिशर्स हमारे देश में नहीं आए थे, उससे पहले भी हमारे देश में कैनल इरिगेशन होती थी। उससे पहले भी हमारे देश में कई सारी रिवर्स पर डैम बनाए गए थे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने कुछ डैम्स बनवाए, बट आज़ादी के बाद तो सेंट्रल गवर्नमेंट और विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स ने रेगुलरली ज़्यादा से ज़्यादा कैनल्स बनवानी स्टार्ट की और डैम्स बनवाने स्टार्ट किए। आप ये जानते हो कि आज़ादी के बाद हमारे देश में फूड ग्रेन्स की कमी थी। यूएसए से हम फूड ग्रेन्स इंपोर्ट कर रहे थे और यूएसए ने हमें काफ़ी ह्यूमिलिएट भी किया था PL 480 प्रोग्राम में। यूएसए चाहता था कि वियतनाम के मुद्दे पर इंडिया अपना स्टैंड चेंज करे, यूएसए का साथ दे, बट इंडिया ऑटोनोमस फॉरेन पॉलिसी चाहता था। तो ना बाद में इंडिया को यह एहसास हुआ कि फूड ग्रेन्स के लिए कम से कम हम किसी दूसरे देश पर डिपेंड नहीं करने चाहिए। तो सरकार ने विभिन्न प्रयास स्टार्ट किए फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, और इसी के मद्देनजर ग्रीन रेवोल्यूशन आई। अब देखो उसमें ना एक चीज़ ये भी थी, कैनल इरिगेशन को बूस्ट, सरकार ने ना कैनल इरिगेशन को उसमें बहुत बूस्ट किया। कैनल इरिगेशन मतलब नहरों से जो सिंचाई होती है, नहर बनाई जाती है और उससे आसपास के एरियाज में जो खेत हैं, खेतों को पानी मिलता है, सिंचाई होती है, प्रोडक्शन इंक्रीज होती है। तो बहुत सारी कैनल्स बनाई गई आज़ादी के बाद। सरकार ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी की। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था ना 1951 से लेकर 56 के बीच में, इसमें सरकार की टोटल इन्वेस्टमेंट थी 1960 करोड़। टोटल ये जो इतना अमाउंट खर्च किया गया था ना उसमें से 85% तो सिर्फ और सिर्फ मेजर एंड मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए था। इसके बाद सेकेंड 5 ईयर प्लान से लेके 11th 5 ईयर प्लान के बीच में बहुत सारे डैम्स को सरकार के द्वारा कंस्ट्रक्ट करवाया गया, इस मकसद के साथ जो इरिगेशन एरिया है वो एक्सपेंड किया जा सके। जैसे एग्जांपल दिया जाता है, याद रखने की आवश्यकता नहीं है आपको। 11th 5 ईयर प्लान में टोटल इन्वेस्टमेंट की गई थी 3,50,892 करोड़। किस पर? मीडियम एंड मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स पर। इतनी सारी इन्वेस्टमेंट का देखो रिजल्ट भी निकला। कैसे? आप देखिए 1950 में मेजर एंड मीडियम प्रोजेक्ट्स की संख्या थी सिर्फ और सिर्फ 304, लेकिन 2019 आते आते मेजर एंड मीडियम प्रोजेक्ट्स की संख्या बढ़ के हो गई 5,334।
मतलब 1950 से लेके 2019 के बीच में एवरेज अगर निकालें तो हर साल 73 बड़े डैम इस्टेब्लिश किए गए। और इतने सारे जो डैम्स इस्टेब्लिश किए गए ना, इसकी वजह से वाटर स्टोरेज जो कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज हो गई। 1950 में थे सिर्फ 55 बिलियन क्यूबिक मीटर्स, जो 2019 में बढ़ के हो गई 304.58 बिलियन क्यूबिक मीटर। इतना कुछ जानने के बाद अब देखो पिक्चर में ट्विस्ट आता है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट सामने आता है। वैसे तो आज़ादी से लेके अभी तक जो ओवरऑल कैनल एरिया है ना, उसमें इंक्रीज देखने को मिला है, बट 1990s के बाद से ना कैनल एरिया की जो ग्रोथ है ना, उसमें स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। यानी अब कम गति से, कम स्पीड से कैनल एरिया इंक्रीज हो रहा है 1990-91 के बाद से। अब देखो आप ये जो ग्राफ है ना, इसको ध्यान से देखिए। ज्यादातर स्टेट्स तो देखो ऐसे हैं जहां पर नेट कैनल इरिगेटेड एरिया इंक्रीज हुआ है 1960 से लेकर 2016-19 के बीच में। लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पे नेट कैनल इरिगेटेड एरिया बल्कि कम हो गया है। आप ये देखिए, पंजाब देखिए, पंजाब में नेट कैनल इरिगेटेड एरिया 1960-63 में बल्कि ज़्यादा था, 60 से 63 के बीच में 20 से ऊपर था। लेकिन 2016 से 19 के बीच में कम हो गया। आप दूसरे भी राज्य देख लीजिए, जैसे तमिलनाडु देखिए, तमिलनाडु में भी 1960 से लेकर 63 के बीच में नेट कैनल इरिगेटेड एरिया ज़्यादा था और 2016 से लेकर 19 के बीच में कम हो गया। आंध्र प्रदेश का भी यही हाल है। बाकी जो राज्य हैं जैसे बिहार, यहाँ पे इंक्रीज हुआ, गुजरात में इंक्रीज हुआ, कर्नाटक में इंक्रीज हुआ, केरला में भी कम हो गया नेट कैनल इरिगेटेड एरिया। तो आपके माइंड में कंफ्यूजन आई होगी, ऐसा क्यों? देखो इसका एक रीज़न तो ये हो सकता है सीधा सीधा कि ये जो राज्य है ना, यहाँ पे ऑलरेडी जो कैनल्स का एरिया था ना वो ज़्यादा ही था। ऑलरेडी पूरा जो पोटेंशियल था ना कैनल्स बनाने का, नहर बनाने का, उसे यूटिलाइज कर लिया था। तो ज़्यादा यूटिलाइज हो नहीं पाया फिर 1960s के बाद में। लेकिन एक चीज़ आपके मन में ये भी आई होगी कि ऑलरेडी जो कैनल्स का एरिया है वो कैसे कम हो सकता है? बढ़ ही सकता है ना, कैनल्स तो और बन सकती हैं। ऐसा भी तो हो सकता है ना, नदी सूख गई हो, मान लीजिए नदी है, ये नहर है, नहर में पानी आ रहा है नदी से, नदी में अगर पानी सूख गया तो नहर में भी नहीं आएगा, तो नहर के आसपास का जो इरिगेटेड एरिया है उसको भी पानी नहीं मिलेगा ना। ये तो चलो देखो बहुत ही ज़्यादा सिंपलिस्टिक एक्सप्लेनेशन हो गई, मतलब ये तो आप भी आसानी से बता सकते हो। एक और ग्राफ देख लीजिए इससे पहले कि हम आगे डिस्कस करें। कैनल इरिगेटेड एरिया 1950s के बाद तो तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन 1990-91 के बाद थोड़ा कम होना स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन उठता है क्यों? कुछ एक्सपर्ट्स तो सीधा सीधा बोल देते हैं कि अब जो कैनल इरिगेशन है ना, फायदे का सौदा नहीं रह गया है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगती है, उतनी आउटपुट नहीं आ पाती, नुकसान ज़्यादा हो जाता है लेकिन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, मतलब उतना फ़ायदा नहीं हो पाता, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। तो एक्सपर्ट्स तो ये बोल देते हैं। लेकिन ना राइटर 6-7 पॉइंट देते हैं यहाँ पे। सबसे पहला पॉइंट वो कहते हैं कि देखो आज के समय में ना, खास करके 1990-91 के बाद एक ट्रेंड चला, इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा आई हमारे देश में, अर्बन एरियाज़ भी इंक्रीज होने लगा, अर्बन एरियाज़ में पानी की जो आवश्यकता थी ना वो ज़्यादा होने लगी। तो जो डैम्स थे ना, जहाँ से पहले पानी जाता था नहरों में सिंचाई के लिए, वहाँ से ज़्यादा पानी जाने लगा अर्बन एरियाज़ में। तो पानी का ना डोमेस्टिक यूज़ बढ़ गया है, कम पानी जाता है अब इरिगेशन के लिए नहरों में। जैसे पुणे सिटी में कड़क वासला डैम का एग्जाम्पल दिया जाता है, और मैसूरू में और बेंगलोर में जो KRS डैम है ना, इसका हवाला दिया जाता है। यहाँ से अब ज़्यादा पानी जाता है डोमेस्टिक यूज़ के लिए। अब एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट देखिए, इंटरेस्टिंग लेकिन दुखद है। पॉइंट ये है, जैसे मान लीजिए नहर यहाँ से स्टार्ट हुई, ये कोई नदी है और यहाँ से नहर स्टार्ट हो गई। अब देखो नहर यहाँ से स्टार्ट हुई, जहाँ से नहर स्टार्ट होती है ना उसके आसपास खेती होती है वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स की, जैसे पैडी, शुगर केन, बनाना। अब इन क्रॉप्स में ना बहुत ज़्यादा पानी यूज़ हो जाता है। तो पानी यूज हो जाता है, नहर जहाँ से स्टार्ट होती है उसके आसपास इतनी वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स उगाई जाती है, पानी यहाँ पे बहुत खर्च हो जाता है। जब तक नहर बिल्कुल अपने टेल एंड पे पहुँचती है ना, लास्ट में, वहाँ तक आते आते तो नहर में पानी बचता ही नहीं। तो उसके आसपास के जो किसान है ना वो पानी से वंचित ही रह जाते हैं,
कैनल के। इसके अलावा देखो शुगर मिल्स हैं, वो भी बहुत पानी का इस्तेमाल करती हैं। वर्ल्ड बैंक की ना एक रिपोर्ट आई थी 2002 में। उस रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र में ना टोटल जितने एरिया में खेती होती है ना, उसके सिर्फ 3% एरिया में शुगर केन की खेती होती है, यानी गन्ने की। और जानते हो एक चीज, पानी टोटल महाराष्ट्र में जितना इस्तेमाल होता है ना खेती के लिए, उसमें से 2/3 पानी तो सिर्फ गन्ने के लिए इस्तेमाल हो जाता है, जो सिर्फ पूरी कल्टिवेबल लैंड का सिर्फ 3% पर उगाया जाता है। लैंड एरिया यूज होता है सिर्फ 3% खेती वाला, लेकिन पानी यूज होता है 2/3। सोच के देखिए। और बहुत से किसान क्या करते हैं, जैसे ये नहर है ना, नहर के आसपास कुआं खोद लेते हैं, वेल खोद लिया इलीगल ढंग से, फिर नीचे से पाइपलाइन बिछा के दूर दराज के खेतों में पानी ले जाते हैं। तो ये पानी चोरी है एक प्रकार से। लास्ट में राइटर कंक्लूजन ये निकालते हैं, देखो माना कि कैनल इरिगेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे लो इन्वेस्टमेंट एफिशिएंसी है, पुअर फाइनेंशियल रिकवरी है, लो वाटर यूज एफिशिएंसी है, मतलब जितना इन्वेस्टमेंट लगाया उस हिसाब से एफिशिएंटली पैसे का यूज नहीं हो पाया, सिंचाई के लिए पानी चाहिए इफेक्टिवली वो भी नहीं यूज हो पाता। माना ये प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन देखो उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है डेटा की। आप सही अनुमान तो तब लगाओगे ना जब आपके पास में डेटा हो। डेटा आपके पास में है नहीं कि कौन से यूज के लिए, फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक यूज के लिए और इरिगेशन पर्पजेस के लिए कितना पानी जो है वो डैम से विड्रॉ किया जा रहा है, प्रॉपर डेटा नहीं है। तो इस वजह से पता ही नहीं लग पाता कि कैनल इरिगेशन कितनी अभी फिलहाल के समय में एफिशिएंट है, कितनी नहीं है। और देखो एक और चीज, जो नेशनल क्रॉपिंग पैटर्न है ना, सरकार क्रॉपिंग पैटर्न बताती है कि इस एरिया में ये फसल उगा सकते हो, उसे फॉलो नहीं किया जाता। जैसे जहां पे उतना ज्यादा पानी नहीं है फिर भी गन्ने को किसान उगा लेते हैं, क्योंकि जो स्पोर्ट सिस्टम है वो ऐसा ही है, गन्ने पे उन्हें ज्यादा दाम मिलते हैं, लेकिन पानी तो बिल्कुल खत्म हो जाता है ना। लास्ट में राइटर ये भी बोलते हैं, देखो कैनल इरिगेशन और ग्राउंड वाटर इरिगेशन दोनों आपस में ना कनेक्टेड हैं। मतलब कैनल इरिगेशन से ही पानी नीचे जाता है एक्यूफायर्स में, और बाद में उस पानी को निकाला जाता है वेरियस माध्यम से, चाहे वो ट्यूबवेल के माध्यम से या फिर कुएं के माध्यम से। अगर कैनल्स नहीं होंगी तो ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज नहीं होगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया कैनल इरिगेशन से संबंधित। ये कहना गलत है कि कैनल इरिगेशन का एरिया कम हो रहा है, कम तो हो रहा है, फैक्ट है, लेकिन क्यों कम हो रहा है उसके रीजंस पर सरकार को एक बार फिर से विचार करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो नेशनल रिफ्यूजी लॉ की आवश्यकता से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है, देखो जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर है ना हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने एक ट्वीट किया था जिस पर काफी बड़ा बवाल खड़ा हो गया था। इन्होंने बोला था कि इंडिया ने हमेशा उन लोगों की हेल्प की है, उन लोगों का स्वागत किया है जिन्होंने हमारे देश में शरण ली है, और अब एक लैंडमार्क डिसीजन में हम रोहिंग्यास रिफ्यूजीज को ईडब्ल्यूएस फ्लैट दे रही हैं दिल्ली के बकरवाल एरिया में। उनको बेसिक एमिनिटीज दी जाएंगी, यूएनएचसीआर का आईडी कार्ड दिया जाएगा और दिल्ली पुलिस की प्रोटेक्शन मिलेगी। हरदीप सिंह पुरी ने यह ट्वीट डाला, उसके बाद में कंट्रोवर्सी पैदा हो गई, पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी। विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज ने बीजेपी पर आरोप लगाना स्टार्ट किया। फिर होम मिनिस्ट्री ने बोला कि हमने ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया है अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को। देखो राइटर कहते हैं कि अब ना हाई टाइम है इंडिया के पास में ना एक नेशनल रिफ्यूजी पॉलिसी होनी चाहिए। इससे पहले कि हम आज का आर्टिकल डिस्कस करें, हम थोड़े बेसिक्स डिस्कस कर लेते हैं। रिफ्यूजी की डेफिनेशन क्या है, कानून क्या है रिफ्यूजीज को मैनेज करने के लिए। रिफ्यूजी टर्म का मतलब क्या होता है, देखो रिफ्यूजी वो पर्सन होता है जो अपने देश से बाहर, जहां पे उसका हैबिचुअल रेजिडेंस है, वहां से अलग किसी दूसरे देश में, फॉर एग्जाम्पल म्यांमार का कोई नागरिक है, वो इंडिया में आ गया है, वापस म्यांमार नहीं जाना चाहता वो, क्योंकि उसको डर है या तो वहां की सरकार उसे प्रोटेक्ट नहीं करेगी या फिर वहां पे उसका परसिक्यूशन हो सकता है कुछ कारणों की वजह से, इसलिए कि वो पर्टिकुलर रेस का है, इसलिए कि वो पर्टिकुलर धर्म का है, पर्टिकुलर नेशनैलिटी का है, या फिर उसका संबंध किसी सोशल ग्रुप से है। सिर्फ इस वजह से उसका परसिक्यूशन हो सकता है उसके पेरेंट कंट्री में जहां का वो है। परसिक्यूशन मतलब उस पर अत्याचार हो सकता है, जुल्म हो सकता है, तो वो पर्सन रिफ्यूजी है। समझ गए ना, कोई पर्सन म्यांमार का है लेकिन वो इंडिया में आ गया है, वापस म्यांमार नहीं जाना चाहता है और वहां की गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन नहीं अवेल करना चाहता है, क्योंकि उसको लगता है म्यांमार की गवर्नमेंट उसे प्रोटेक्ट नहीं करेगी, और म्यांमार वापस जाने पर उसका
उस पर अत्याचार हो सकता है सिर्फ इसलिए कि वो किसी रेस, किसी धर्म, किसी सोशल ग्रुप से संबंध रखता है, तो वो पर्सन है रिफ्यूजी। इसके बाद देखो एक प्रिंसिपल के बारे में हम जानते हैं जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ रिफॉल्वमेंट। इस प्रिंसिपल में क्या होता है, मान लीजिए इंडिया में रिफ्यूजीज आए हैं, तो इंडिया उन रिफ्यूजीज को वापस उनके देश नहीं भेजेगा अगर वहां पे उनके परसिक्यूशन का डर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर देखो रोहिंग्याज भागकर इंडिया में आए हैं और रोहिंग्याज वापस म्यांमार में जाना नहीं चाहते क्योंकि उनको डर लगता है वहां पे अब मिलिट्री कू हो चुका है और अगर वो वापस जाते हैं तो उन पे अत्याचार हो सकता है, तो इस प्रिंसिपल का पालन करते हुए इंडिया उनको वापस नहीं भेज सकता। अगर इंडिया उनको वापस भेजता है म्यांमार में जहां उनके प्रोसिक्यूशन का डर है, तो मतलब ये प्रिंसिपल ऑफ रिफॉल्वमेंट का उल्लंघन है। तो ये हमने बात की प्रिंसिपल ऑफ रिफॉल्वमेंट की। कुछ और बातें डिस्कस कर लेते हैं। रिफ्यूजीज को प्रोटेक्ट करने के लिए 1951 में एक कन्वेंशन आई थी, यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन। देखो जब 1951 में ये कन्वेंशन आई थी तो ये कन्वेंशन सिर्फ 1951 से पहले की घटनाओं के लिए थी और वो भी सिर्फ यूरोपियंस के लिए। मतलब 1951 से पहले कुछ वायलेंस हुआ है किसी देश में, कुछ गलत घटित हुआ है और यूरोपियन लोग उससे पीड़ित हुए हैं, वो किसी दूसरे देश में जाते हैं तो फिर वापस उनको उनके होम कंट्री में नहीं भेजा जाएगा जहां पे उनके परसिक्यूशन का डर है। तो ध्यान दीजिएगा 1951 में शुरुआत में जब ये कन्वेंशन आई थी तो ये सिर्फ 1951 से पहले की घटनाओं के लिए थी और सिर्फ यूरोपियंस के लिए थी। लेकिन 1967 में एक प्रोटोकॉल आता है इस कन्वेंशन से संबंधित और 1967 के प्रोटोकॉल ने रिस्ट्रिक्शंस हटा दी। पहले ये कन्वेंशन सिर्फ यूरोपियंस के लिए थी, अब सबके लिए हो गई। दूसरा, पहले सिर्फ ये 1951 से पहले की घटनाओं के लिए थी, लेकिन ये जो टाइम वाली कंडीशन थी ये भी हटा दी गई 1967 के प्रोटोकॉल में। सिंपल भाषा में बात करें, इस 1967 के प्रोटोकॉल ने 1951 की यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन को कॉम्प्रिहेंसिव बना दिया, रिस्ट्रिक्शंस हट गई। 20 जनवरी 2020 तक देखो 146 देश पार्टी हैं इस कन्वेंशन में और 147 कंट्रीज पार्टी हैं इस 1967 के प्रोटोकॉल में। क्वेश्चन उठता है, क्या इंडिया पार्टी है कन्वेंशन का या फिर प्रोटोकॉल का? आंसर है नो। इंडिया ना तो पार्टी है कन्वेंशन में और ना ही पार्टी है प्रोटोकॉल में। बट देखो एक चीज जरूर है, इंडिया हमेशा से रिफ्यूजीज को प्रोटेक्ट करता आया है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, चाइना में जब तिब्बतियंस का परसिक्यूशन हुआ था तो बहुत सारे लोग दलाई लामा की लीडरशिप में भारत में आए और भारत में उनको शरण मिली। 1971 का एग्जाम्पल आप ले लीजिए, किस प्रकार से लाखों बांग्लादेशी इंडिया में आए पाकिस्तानी आर्मी के परसिक्यूशन से बचने के लिए और वहाँ पे उनको शरण मिली। श्रीलंका से बहुत से तमिलियंस आए जब वहाँ पे सिविल वार स्टार्ट हुआ। इवन अफगानिस्तान से बहुत से लोग इंडिया में हैं अभी फ़िलहाल, ताकि वहाँ के सिविल वार से बचा जा सके। तो इंडिया का इतिहास रहा है, हमेशा से इंडिया ने रिफ्यूजीज़ को प्रोटेक्ट किया है। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन अगर प्रीलिम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मेडागास्कर, सेंट किट्स और नेविस ये वो देश हैं जो सिर्फ 1951 की कन्वेंशन में पार्टी हैं, प्रोटोकॉल में नहीं है। और कुछ देश जैसे केप वर्डे, यूएस, वेनेजुला ये सिर्फ 1967 के प्रोटोकॉल में पार्टी हैं लेकिन कन्वेंशन में पार्टी नहीं है। इस कन्वेंशन में देखो वैसे ये भी बताया है कि रिफ्यूजीज कौन नहीं हैं, जैसे वो लोग जिन्होंने वार क्राइम्स को कमिट किया है। ऐसा नहीं कि युद्ध चल रहा था, आपने वार क्राइम्स को कमिट किया और बाद में आप दूसरे देश में चले गए डर के मारे और बोलो कि वहाँ पे जाऊँगा तो वापस परसिक्यूशन मेरा हो सकता है। भैया आपने क्राइम किया है, भाग के आप दूसरे देश में आए हो तो आप रिफ्यूजी नहीं हो, आप वार क्रिमिनल हो। ये जो कन्वेंशन है यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन, ये देखो 1948 के यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के आर्टिकल 14 पर बिल्ड की गई है। आर्टिकल 14 में रिकॉग्नाइज किया गया है उन पर्सन्स के राइट्स को जिनका अपने देश में परसिक्यूशन हो सकता है, वो दूसरे देश में जाके असाइलम मांग सकते हैं। तो ये तो हमने बात की बेसिक स्कीम। अब इससे पहले कि हम आगे डिस्कस करना स्टार्ट करें, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, रिफ्यूजी, असाइलम सीकर और माइग्रेंट तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है? देखो रिफ्यूजी के बारे में तो डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया, असाइलम सीकर कौन है ये बताइए। मान लीजिए कोई पर्सन है,
म्यांमार से भागकर इंडिया में आ गया है क्योंकि उसकी जान को खतरा था, रोहिंग्या है। लेकिन इंडिया में वो आ गया है, ये कौन तय करेगा कि वो रिफ्यूजी है या फिर नहीं है? वो तो झूठ भी बोल सकता है ना कि मेरी जान को खतरा है, असल में आया वो अच्छी जॉब प्राप्त करने के लिए है इंडिया में। तो वो भागकर इंडिया में आ गया है, बोल रहा है मैं रिफ्यूजी हूं, लेकिन जब तक यूएनएचसीआर यानी यूएन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज या फिर गवर्नमेंट उस पर्सन के क्लेम को वेरीफाई नहीं कर लेती हैं कि वास्तव में वो रिफ्यूजी है या फिर नहीं है, मतलब वास्तव में म्यांमार से वो इसलिए भाग के आया है कि उसकी जान को वहां पे खतरा है या फिर वो वैसे ही भागकर इंडिया में आ गया है, तो जब तक उसके क्लेम को वेरीफाई नहीं किया जाता है ना कि वास्तव में वो रिफ्यूजी है या फिर नहीं है, तब तक है वो एसाइलम सीकर। अभी उसने शरण मांगी है, आ गया है भागकर इंडिया में, लेकिन अभी गवर्नमेंट या फिर यूएनएचसीआर रिफ्यूजी स्टेटस डिटरमाइन करेगी कि वास्तव में वो रिफ्यूजी है, वास्तव में वो अपनी जान बचाकर आया है या फिर वैसे ही आ गया है। समझ गए? एसाइलम सीकर मतलब रिफ्यूजी स्टेटस जब तक एक्नॉलेज नहीं किया गया है, उससे पहले का जो स्टेटस है वो है एसाइलम सीकर। उसके बाद माइग्रेंट कौन है? माइग्रेंट जैसे देखो, बांग्लादेश से कोई पर्सन भागकर इंडिया में आ गया है, उसकी जान को वहां पे कोई खतरा नहीं है, लेकिन उसे लगा कि इंडिया में जाके जॉब करूंगा तो ज्यादा पैसा मिलेगा, तो इस प्रकार से कोई इंडिया में आएगा, फिर वो रिफ्यूजी नहीं है, क्योंकि वो तो जॉब के चक्कर में या फिर बेहतर लिविंग स्टैंडर्ड्स को एंजॉय करने के लिए इंडिया में आया है, तो वो माइग्रेंट है, वो रिफ्यूजी नहीं है। हम ना दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट्स डिस्कस करते हैं। पहले आर्ग्यूमेंट डिस्कस करते हैं क्यों हमारे देश में रिफ्यूजीज और असाइलम सीकर्स के लिए एक कानून बनाने की आवश्यकता है। पहला आर्ग्यूमेंट तो देखो यही हो जाता है कि कानून नहीं है ना, तो फिर कोई भी पर्सन हमारे देश में असाइलम मांगता है ना, तो ये हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी विम्स एंड फैंसीज पे डिपेंड हो जाता है कि उसे असाइलम दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा। ब्यूरोक्रेट्स की मर्जी है, पॉलिटिशियंस की मर्जी है, जो करंट रूलिंग गवर्नमेंट है, किसको असाइलम दे या फिर ना दे। लेकिन अगर कानून बन गया तो देखो, जैसा हम शुरुआत में भी मैंने आपको बताया, एक निश्चित टाइम फ्रेम के अंदर और एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया को एनालाइज करके असाइलम सीकर्स को असाइलम देना पड़ेगा सरकार को। डिस्क्रिशन बहुत कम हो जाएगा। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट ये है कानून बनाने के पीछे, हमारा देखो पास्ट रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। हमने अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोगों को असाइलम दिया है हमारे देश में, चाहे वो जूइश लोग हों, रोमन्स हों, श्रीलंकन तमिल्स हों, नेपाली हों, अफगान हों, रोहिंग्या हों, तिब्बतियंस हों, बांग्लादेशी हों, इन सबको हमने पास्ट में असाइलम दिया है। तो फिर अब हम हमारे कदम क्यों पीछे खींच रहे हैं? अगर असाइलम से संबंधित कानून अगर बनता है तो ना सिर्फ उनको असाइलम मिलेगा, बल्कि कानून में यह भी मेंशन किया जाएगा कि रिफ्यूजीज को हमारे देश में कौन कौन सी बेसिक सर्विसेज मिलेंगी, मतलब रिफ्यूजीज कौन सी बेसिक पब्लिक सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं, उन्हें जॉब्स और लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। तो ये प्रोविजंस भी उस कॉम्प्रिहेंसिव असाइलम और रिफ्यूजी से संबंधित कानून में किए जा सकते हैं। वैसे देखो, अभी हमारे देश में काफ़ी सारे कानून हैं तो सही रिफ्यूजीज और असाइलम सीकर से डील करने के लिए, जैसे फॉरेनर एक्ट 1946, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर एक्ट 1939, पासपोर्ट एक्ट 1967, एक्स्ट्राडिशन एक्ट 1962, सिटीजनशिप एक्ट 1955, और उसके बाद इसको अमेंड भी किया गया 2019 में, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिस पे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा हुई, फॉरेनर ऑर्डर 1948। ये सब ना सभी फॉरेन इंडिविजुअल्स को एलियन कहते हैं, बट एज सच रिफ्यूजीज और असाइलम्स के लिए कोई कॉम्प्रिहेंसिव और यूनिफॉर्म कानून नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट ये दिया जा सकता है कि इंडिया को एक नेशनल असाइलम लॉ बनाने की आवश्यकता है, जो शशि थरूर कहते हैं। मैं कई सालों से डिमांड कर रहा हूं। हमारे देश में अभी 2 लाख रिफ्यूजीज हैं, लेकिन उनकी मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो रही है। अगर इंडिया एक अच्छा असाइलम लॉ बनाता है तो वर्ल्ड में इंडिया अपने आप को एक अच्छा डेमोक्रेटिक लीडर के तौर पे साबित करेगा। इंडिया जो अपनी कमिटमेंट है ह्यूमैनिटेरियन और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के प्रति, उसको साबित कर सकेगा एक अच्छा सा नेशनल असाइलम लॉ बनाकर। राइटर ये भी बोलते हैं, देखो इंटरनेशनल कन्वेंशन के अनुसार अगर हम कानून बनाएंगे ना, तो हमें ऐसी कोई चीज़ को फुलफिल नहीं करना है जो हम वॉलंटरी नहीं कर रहे हैं। वैसे भी पास्ट रिकॉर्ड अगर हमारा देखें तो हमने बहुत सारी चीज़ें वॉलंटरी की हैं इंटरनेशनल कन्वेंशंस के हिसाब से। अगर उसे कानून की शक्ल दे देंगे तो फिर क्या जा रहा है। इवन हमारी जुडिशरी ने भी 1996 में एक वर्डिक्ट दिया था
वर्डिक्ट ये था, सारे ह्यूमन बींग्स जो अभी इंडिया में रह रहे हैं, चाहे उनकी कोई भी नेशनलिटी हो, उनको प्रोटेक्ट करना स्टेट की जिम्मेदारी है, क्योंकि संविधान के आर्टिकल 14, 20, 21 के अंतर्गत उनको भी फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं। ये जो फंडामेंटल राइट्स है ना, ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए नहीं है, वो सभी लोग जो इंडिया में रह रहे हैं उनके लिए हैं। ये केस क्या था? केस ये था, चकमा रिफ्यूजीज जो अरुणाचल प्रदेश में एंटर कर गए थे 1995 में, उनको फोर्सफुली एविक्ट किया जा रहा था। मामला पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जब तक इन चकमा रिफ्यूजीज की असाइलम संबंधित एप्लीकेशन का फैसला नहीं हो जाता है, तब तक स्टेट इनको फोर्स की सहायता से एविक्ट नहीं कर सकता। अभी देखो, अलग अलग जो असाइलम या फिर रिफ्यूजीज के मामले हैं ना, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, अलग अलग जज की विचारधारा अलग अलग होती है, वो अलग अलग फैसला देते हैं। लेकिन अगर एक कानून होगा ना रिफ्यूजीज और असाइलम सीकर से संबंधित, तो जज भी इस प्रकार से अलग अलग स्टैंड नहीं ले सकेंगे, उनको कानून के हिसाब से स्टैंड लेना पड़ेगा। लास्ट आर्ग्यूमेंट ये है, देखो जो रिफ्यूजीज की प्रॉब्लम है ना वर्ल्ड वाइड, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए ग्लोबल सॉलिडेरिटी और इंटरनेशनल कोऑपरेशन चाहिए। तो इंडिया लीड ले सकता है इस मामले में, असाइलम से संबंधित कानून बनाकर। ऐसा अगर इंडिया करता है तो डेमोक्रेसी के जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स हैं इंडिया के, उन्हें इंडिया प्रूव कर सकेगा। अब देखो, खिलाफ में आर्गुमेंट्स डिस्कस करते हैं। ये सारे जो आर्गुमेंट्स हैं हमने पक्ष में डिस्कस किए। पहली बात, अगर देखो इंडिया कानून बना देता है तो इंडिया के पास डिसाइड करने की जो विंडो है ना, अपने नेशनल इंटरेस्ट में, कई बार देखो किसी रिफ्यूजी को असाइलम देना पड़ता है, किसी को नहीं देना पड़ता है। मान लीजिए किसी को दे दिया तो वो देश हमसे नाराज हो जाए, बहुत ज़्यादा टेंशन्स हो जाएं दोनों देशों के रिश्तों में, तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं असाइलम देने से पहले। अगर कानून बन गया तो फिर सरकार के हाथ बंद जाएंगे, सरकार फिर नेशनल इंटरेस्ट में फैसला नहीं ले सकेगी। नेक्स्ट, अगर देखो ज़्यादा रिफ्यूजीज इंडिया में आते हैं तो आइडेंटिटी क्राइसिस पैदा हो सकते हैं। जैसे असम में कुछ लोगों की शिकायत है, बांग्लादेशी रिफ्यूजीज की वजह से लोकल जो कल्चर है वो खतरे में है। नेक्स्ट, एक बार रिफ्यूजीज इंडिया में आ गए तो बाद में उन्हें आइडेंटिफाई करना, वापस उनके देश में डिपोर्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इंडिया देखो इतना बड़ा है, हरियाणा, केरला, तेलंगाना, यूटीज लाइक जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, कहाँ कहाँ पर जैसे अगर रिफ्यूजीज जो हैं वो सेटल डाउन हो गए हैं तो वापस उनको कैसे भेजेगी सरकार। नेक्स्ट, जॉब्स देखो वैसे ही हमारे देश में कम हैं, रोजगार के अवसर इतने हैं नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसी सिचुएशन में ज़्यादा रिफ्यूजीज आएंगे तो ज़्यादा इकोनॉमिक बर्डन। नेक्स्ट, इनलीगल वोटिंग का भी खतरा रहता है अगर ज़्यादा रिफ्यूजीज इंडिया में आएंगे। और सबसे लास्ट में इंपॉर्टेंट, टेररिज्म। अब देखो रिफ्यूजीज कुछ इंडिया में आते हैं, पता नहीं लगता ना कौन गलत इरादे से आया है, तो वो रिफ्यूजी की आड़ में यहाँ पे आके नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ जाके काम कर सकता है, तो ये भी खतरा रहता है। इसके बाद देखो कुछ नए पॉइंट्स हैं, वो भी आप जान लीजिए। रिफ्यूजीज ना हमारे देश में काफ़ी तरह के चैलेंजेस फेस करते हैं, जैसे फियर एंड सिक्योरिटी। बाकी लोगों से उन्हें डर लगता है, क्योंकि बहुत से लोग आज भी हमारे देश में ऐसे हैं जो रिफ्यूजीज को इक्वली नहीं मानते। वो बोलते हैं कि इस धरती पर उनका जन्म नहीं हुआ है, बेसिक एमिनिटीज उन्हें नहीं मिल पाती, रोजगार नहीं मिल पाता, रोजगार मिलता भी है तो काफ़ी लो प्रोफाइल मिलता है, लैक ऑफ वेल डिफाइंड फ्रेमवर्क फॉर देयर प्रोटेक्शन, एडहोक पॉलिसी है तो अवेयरनेस नहीं है उनमें। और इसके बाद नेक्स्ट, रिफ्यूजीज को आइडेंटिफाई करने की जो प्रोसेस है वो भी टाइम कंज्यूमिंग है। वैसे तो UNHCR की तरफ से ना कार्ड मिलता है, रिफ्यूजी कार्ड, लेकिन उस कार्ड को मिलने में ही 20 महीने का समय लग जाता है। मीनवाइल अगर पुलिस पकड़ ले, डिटेन कर ले, डिपोर्ट कर ले फिर। और ना इमिग्रेंट्स और रिफ्यूजीज के बीच में सरकार को ना डिफरेंस क्रिएट करने की आवश्यकता है, जो हमने शुरुआत में डेफिनेशन डिस्कस की थी। वे फॉरवर्ड में इक्विटेबल एंड इफेक्टिव रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर होना चाहिए रिफ्यूजीज के लिए। बेसिक फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने की आवश्यकता है, जैसे हेल्थ फैसिलिटीज़, एजुकेशन फैसिलिटीज़। जो स्पेशल नीड्स के रिफ्यूजीज़ हैं उनके लिए स्पेशल हेल्प, जैसे डिफरेंटली एबल्ड पर्सनस हैं। लोकल रेजिडेंट्स को अवेयर किया जाए कि देखो कोई अपनी मर्जी से रिफ्यूजी बन के नहीं आया है दूसरे देश में, कोई मजबूरी है तभी आया है। जो रिफ्यूजीज़ में वुमेन एंड चिल्ड्रन हैं उनकी सेफ्टी को इंश्योर करना जरूरी है। ये तो देखो फंडामेंटल ड्यूटी में भी लिखा गया है, हर एक नागरिक की ड्यूटी बनती है कि वो ऐसी कोई चीज़ ना करे जिससे महिला की जो डिग्निटी है ना वो प्रभावित हो। सबसे लास्ट में इमोशनल सपोर्ट, जैसा हमने डिस्कस किया, देखो कोई अपनी परिस्थितियों की वजह से ही रिफ्यूजी बना है जो उसके कंट्रोल में नहीं थी, ह्यूमन राइट्स वायलेशन के डर से वो यहाँ पे भाग के आया है, ऑलरेडी वो सताया हुआ है, तो हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम उसको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करें, ना कि उसका परसिक्यूशन करें। तो ये कुछ नए पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस किए। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ।
इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो 5G के रोल आउट से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में अनाउंस किया कि जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, उससे पहले ही 5G सर्विसेज हमारे देश में आ जाएंगी। उम्मीद ये है 29 सितंबर को जो इंडिया की मोबाइल कांग्रेस आयोजित होगी ना, वहां पर 5G सर्विसेज को लॉन्च किया जा सकता है। 4G से अगर 5G में हम आएंगे ना, तो इसके बहुत सारे फायदे होंगे। 5G सर्विसेज के बहुत फायदे हैं। सबसे पहला तो स्पीड काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, लेटेंसी रेट काफ़ी ज़्यादा कम होती है 5G सर्विसेज में। लेटेंसी रेट का क्या मतलब होता है? देखो, लेटेंसी का मतलब होता है टाइम जो लगता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर डाटा सेंड करने में। मान लीजिए ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, दोनों नेटवर्क में कनेक्टेड पॉइंट्स हैं, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट पर हम डेटा सेंड करते हैं तो कितना डिले होता है, उसे कहा जाता है लेटेंसी। तो 5G सर्विसेज में ना लेटेंसी काफ़ी कम है, मतलब काफ़ी कम टाइम लगेगा दो पॉइंट्स जो आपस में नेटवर्क से कनेक्टेड हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर डेटा भेजने में। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड कनेक्शन डेंसिटी, मतलब एक एरिया में ज़्यादा कनेक्शंस आसानी से एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो पहले क्या होता था 4G में, आपने देखा कि कोल्ड ड्रॉप की समस्या काफ़ी ज़्यादा होती है, कनेक्शंस हो गए ज़्यादा, उस हिसाब से टावर नहीं है, बैंडविड्थ कम है 4G में, लेकिन 5G में बैंडविड्थ ज़्यादा है। तो इसकी वजह से ज़्यादा कनेक्शंस अब सर्वाइव कर सकेंगे, कॉल कनेक्ट नहीं होगी, कॉल की क्वालिटी इंप्रूव होगी। इसके बाद नेक्स्ट है 5G सर्विसेज ना ज़्यादा प्रिसाइज होंगी। जैसे देखो, अभी आप मैप वगैरह का इस्तेमाल करते हो तो आपकी जो लोकेशन है वो कई बार ना बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होती, लेकिन 5G की सर्विसेज और भी ज़्यादा एक्यूरेट होंगी। बैटरी लाइफ इंप्रूव होगी डिवाइसेस की, क्योंकि लेटेंसी कम होगी, जल्दी डेटा सेंड हो जाएगा। और नई नई टेक्नोलॉजीज़ को भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी 5G में, जैसे इंटरनेट ऑफ द थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको अब इस्तेमाल कर सकोगे आप आसानी से। तो ये 5G सर्विसेज के फ़ायदे हैं। अब देखो, लॉ एजेंसीज को भी काफ़ी फ़ायदा होगा। जैसे पुलिस को फ़ायदा इसलिए होगा क्योंकि जो पुलिस डिवाइसेस है ना, उनका बेहतर ढंग से इस्तेमाल किया जा सकेगा। जैसे बॉडी कैम है, यूएसए वगैरह में आपने देखा होगा ना, पुलिस वालों के ड्रेस पर बॉडी कैम लगा होता है। फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन है, चालान करता है ऑटोमेटिक नंबर को रिकॉग्नाइज करके। ड्रोन्स हैं, CCTVs हैं, इनको ज़्यादा बेहतर ढंग से इस्तेमाल किया जा सकेगा। कई बार CCTV कैमरे में इमेज आती है, इतनी साफ नहीं आ पाती, तो पुलिस खोजती रहती है कि इमेज में जो अपराधी है साफ दिख नहीं रहा है, लेकिन अब चीज़ें और भी ज़्यादा सही हो जाएंगी। नेक्स्ट, इवन पुलिस वालों के बीच में सिक्योर कम्युनिकेशन हो सकेगा, और सिविलियंस और इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स के बीच में भी कम्युनिकेशन ठीक से हो सकेगा। पुलिस वाले रिमोटली, मतलब क्राइम का डेटा कहीं और अवेलेबल है, तो वहाँ से भी दूर बैठे पुलिस वाले उस डेटा को एनालाइज कर सकेंगे और क्राइम को रोकने में मदद मिलेगी। ये सारे फायदे होंगे, नॉर्मल सी चीज़ें हैं, इतना मुश्किल आर्टिकल ये है नहीं। लेकिन देखो, राइटर कहते हैं चैलेंजेस भी हैं लॉ एजेंसीज को। जैसे एक तो डेटा बेशक उन्हें मिल जाए टेलीकॉम ऑपरेटर से, लेकिन डिवाइसेस तो पुराने हैं ना, हार्डवेयर तो पुराना है, वो अपडेट करना पड़ेगा। मॉडर्न टूल्स, सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता पड़ेगी। और देखो, साइबर सिक्योरिटी संबंधित काफ़ी कंसर्न्स हैं 5G के आने के बाद में। अब विभिन्न एजेंसीज को ना साइबर हाइजीन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 5G जो है वो एक सॉफ्टवेयर डिफाइंड डिजिटल राउटिंग है, तो साइबर थ्रेट्स का खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अटैक्स, जैसे देखो बोटनेट अटैक में क्या होता है, ये एक प्रकार से ना ऐसा साइबर अटैक है जिसे इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस के द्वारा मिलके कंडक्ट किया जाता है। जैसे कोई एक्टर है, कोई पर्सन है जिसका नाम ए है, वो देखो काफ़ी सारे इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस को कंट्रोल कर रहा है और उन सब का इस्तेमाल करके एकदम से अटैक को कैरी आउट करना, तो ये है बोटनेट अटैक। मैन इन द मिडल अटैक, ये क्या होता है? जैसे देखो, आपने मेल किया OnlyIS को, अब कोई ऐसा पर्सन जिसने ना बीच में आपकी मेल को ओपन किया और ओपन करके देख ली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, और उस इंफॉर्मेशन को ना देख के जैसे लिफाफा बंद कर देते हैं ना, फिर से उस मेल को अनरीड कर दिया, ताकि इस केस में OnlyIS को पता भी ना लगे कि इंफॉर्मेशन पढ़ ली गई है, लेकिन इंफॉर्मेशन जो है वो लीक हो जाती है। ओरिजिनल कनेक्शन ये था, लेकिन जो हैकर है ना, उसने कनेक्शन इस प्रकार से बनाया कि इंफॉर्मेशन पहले यहां गई अटैकर के पास, फिर वेबसाइट के पास में गई। ये है मैन इन द मिडल। एक है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, ये काफ़ी बार आप सुनते भी हो।
मतलब जैसे सर्वर पे ना जानबूझ के बर्डन बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया जाता है, जिस वजह से जो जेन्युइन कस्टमर्स है ना वो सर्वर को एक्सेस नहीं कर पाते, वो वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाते। एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए यूपीएससी की वेबसाइट ऐसे बनाई गई है कि प्री का रिजल्ट आए ना 4 लाख लोग एक ही समय में रिजल्ट देख सकें, बट अब कोई हैकर है उसने ना बर्डन पे इतना ज़्यादा लोड बना इंक्रीज कर दिया कि 4 लाख की बजाय 50 लाख फर्जी रिक्वेस्ट जा रही हैं सर्वर पे, तो सर्वर ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा, जो जेन्युइन एस्पायरेंट्स है ना वो रिजल्ट नहीं देख पाएंगे। ये हुआ डिनायल ऑफ सर्विस, जो हमने एग्जाम्पल की सहायता से समझा। तो ये सारे अटैक्स हो सकते हैं। इसके अलावा देखो और भी काफ़ी नुकसान है, जैसे कोई कस्टमर नहीं कोई पर्सन है, उसने अपने घर के ऊपर फर्जी 5G का टावर लगवा लिया, फिर वो फेक मैसेजेस भेज रहा है या फिर दूसरों की कॉल्स को इंटरसेप्ट कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है। कोई पर्सन दूसरे के फ़ोन को चुरा के वहाँ पे आइडेंटिटी फ्रॉड कर सकता है, क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर सकता है फर्जी ढंग से 5G सर्विसेज की सहायता से। ये नॉर्मल साइबर क्राइम्स हैं सारे के सारे, जो हो तो 4G में भी सकते थे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5G में हो सकते हैं, लेकिन अब इन क्राइम्स को आसानी से कंडक्ट किया जा सकता है। जैसे टेररिस्ट हैं, टेररिस्ट अब दूर बैठे आसानी से और ज़्यादा अटैक्स कैरी आउट कर सकते हैं, टेररिस्ट आपस में और फर्दर कम्युनिकेट कर सकते हैं ईजिली अटैक्स को कैरी आउट करने के लिए, और नए नए तरह के क्राइम सामने आ सकते हैं, जैसे कार को हैक कर लिया और जानबूझ के कार का एक्सीडेंट करवा लिया ताकि इंश्योरेंस का पैसा जो है वो क्रिमिनल के द्वारा क्लेम किया जा सके। ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आ सकती हैं। तो राइटर ना कुछ सजेशंस देते हैं। सबसे पहले तो आप ना लॉ एजेंसीज को 5G इनेबल्ड क्राइम के बारे में सचेत कीजिए। ट्रेनिंग का पूरा फोकस होना चाहिए क्राइम पे, ऐसे क्राइम्स जो अभी हो सकते हैं और फ्यूचर में भी हो सकते हैं, कैसे उनको प्रिवेंट किया जाए। ये देखो न्यू क्राइम्स जो हो सकते हैं उनके बारे में भी पहले से क्या रहने की आवश्यकता है, और इसके लिए 5G क्राइम मॉनिटरिंग टास्क फोर्स का गठन किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट, रेगुलेशंस क्रिएट की जाए ताकि कोई 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है क्राइम करने के लिए तो फिर उसे प्रिवेंट किया जा सके, पकड़ा जा सके, एडुकेट एक्शन लिया जा सके। होगा क्या इससे, देखो फिर कोई टेलीकॉम कंपनी का नकली इक्विपमेंट या फिर चुराया हुआ इक्विपमेंट इस्तेमाल करता है क्राइम के लिए, तो फिर रिमोटली टेलीकॉम कंपनी के द्वारा अपने उस इक्विपमेंट को बंद किया जा सकता है अगर रेगुलेशन होते हैं तो। कई बार ना इसकी भी जरूरत पड़ेगी रेगुलरली कि जो टेलीकॉम कंपनीज है ना वो पुलिस ऑफिसर का ज़्यादा अच्छे से साथ दें कि वो विक्टिम्स की लोकेशन ताकि पुलिस ट्रैक कर सके, और जिन्होंने 5G टेक्नोलॉजी की सहायता से क्राइम किए हैं उनको पकड़ा जा सके। तो इससे होगा क्या, ये सारे मेजर्स अगर लिए जाते हैं ना सिर्फ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्ट होगा बल्कि जो प्राइवेट सिटीजन्स है ना उनको भी 5G टेक्नोलॉजी की सहायता से होने वाले साइबर अटैक्स से बचाया जा सकता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 3 इश्यूज़ को डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।